हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी है। आई होप आपको सारी टर्म्स समझ में आई है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि है कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। सो देखिए, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसीट क्या होती है। ठीक है, रिसीट मीन्स पैसा हमारे पास में आ रहा है। अब जब पैसा आ रहा है तो उसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक कैपिटल रिसीट और दूसरा है रेवेन्यू रिसीट। अब देखिए, कैपिटल रिसीट क्या होती है। कैपिटल रिसीट वो होती है जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, यानी कि ओकेजनली होती है। तो देखिए, कैपिटल रिसीट क्या होती है। कैपिटल रिसीट जो होती है वो ओकेजनली होती है, और यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसीट होता है वो रेगुलर बेसिस पे हमारे पास में होता है। ठीक है, सो हमने कहा कैपिटल रिसीट हमारी क्या होती है, ओकेजनली बेसिस पे होती है, रेगुलर नहीं होती है। ओकेजनली होती है यानी नॉन रिकरिंग होती है। अब नॉन रिकरिंग कैसे कह सकते हैं, जैसे हमने कहा कि हमें कोई फिक्स्ड एसेट बेची है, हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेच दी है, तो क्या हम बार बार फिक्स्ड एसेट बेचेंगे, ऐसा नहीं होता है। सो ये आपके कैपिटल रिसीट में आता है। नेक्स्ट, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए हैं, प्रोपराइटर ने कोई पैसा लगाया है बिजनेस में, या फिर कंपनी ने कोई शेयर्स इशू किए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं, कोई लोन ले लिया है, तो ये सारी चीज किसमें आती है, आपकी कैपिटल रिसीट में। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, वो रिसीट जो कि रेगुलर बेस पे होती है। देखिए, वो रिसीट जो कि रेगुलर बेस पे होती है, यानी कि रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार होती है। बार बार कैसे, जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। अगर हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल कर रहे हैं, सामान जो है उसे हम बेच रहे हैं, तो बिजनेस हम कर रहे हैं तो बार बार बेचेंगे, तो ये आ जाएगा आपके रेवेन्यू रिसीट में। अब आपको कोई कमीशन मिल गया है, कोई कोई डिविडेंड मिल गया है, कोई इंटरेस्ट मिल गया है, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, आपकी रेवेन्यू रिसीट में। ठीक है, अब जो मेन डिफरेंस, जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या रहेगा, जो भी कैपिटल रिसीट से पैसा आता है वो कहाँ हम शो करते हैं, बैलेंस शीट में। अच्छा, बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, या तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, या तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, या फिर हमारी असेट डिक्रीज होगी। सो कैपिटल रिसीट जो पैसा आ रहा है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या फिर एसेट्स डिक्रीज हो रही है। बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे, और अगर एसेट डिक्रीज हो गई तो एसेट साइड में उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेवेन्यू रिसीट कहाँ शो करते हैं आप इसे ट्रेडिंग एंड P&L के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। जो आपका ट्रेडिंग एंड P&L हम बनाते हैं उसके क्रेडिट साइड में शो करते हैं हम इसे रेवेन्यू रिसीट को। एक्सपेंडिचर, नाउ व्हाट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता क्या है, बेसिकली हम इसके खर्चा होता है हमारा। ठीक है, अब खर्चा हमने किया क्यों है, एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट, कोई बेनिफिट लेने के लिए हमने क्या किया है, कोई एक्सपेंस किया, कोई खर्चा किया, उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा है कैपिटल एसेट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, तो उससे रिलेट करेंगे। से एक बार देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, नॉन रिकरिंग है और ओकेजनली होता है। नॉन रिकरिंग मींस ओकेजनली होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि रिकरिंग है, बार बार होता है और रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। अब यहाँ पे कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि हमने क्या किया, कोई फिक्स्ड एसेट परचेज की है, जैसे हमने मशीनरी परचेज की है, ठीक है, लैंड परचेज किया है, तो हम बार बार तो परचेज नहीं करते हैं, इसका बेनिफिट हमें लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, गिव्स बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड के लिए हमें इसका बेनिफिट देता है। और यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, गिव्स बेनिफिट फॉर मैक्स ऑफ 1 ईयर, यानी मैक्सिमम 1 ईयर के लिए बेनिफिट हमें देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपेसिटी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, और उस कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक और चीज जो लिखनी रह गई है वो ये है
ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आप शो कहाँ करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम शो करते हैं बैलेंस शीट में, और यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हम शो करते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसी में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली है क्या, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि रिकरिंग नेचर का है, बेसिकली जो कि है रिकरिंग नेचर का, लेकिन उसका बेनिफिट जो है हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है, बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि रिकरिंग नेचर का है लेकिन उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है। एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है आपका, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है, आप जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उस केस में अगर हम बात करते हैं कि हमने 1 लाख रुपीज स्पेंड किए हैं किस पे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे, और इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है आने वाले 4 सालों तक, तो उस केस में क्या करेंगे हम, हर साल कितना एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करेंगे, हर साल आपका देखिए 1 लाख 4 ईयर्स के लिए किया है, तो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा 25,000। तो यहाँ पे जो 25,000 रुपीज है ये आपका हर साल एक्सपेंडिचर से आप लेस करते जाएंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा 75,000 जो रहेगा वो आपके बैलेंस शीट में असेट्स के साइड में शो होगा। बैलेंस शीट हम पढ़ेंगे आगे, बट फिलहाल अभी इतना समझ लो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो कि रिकरिंग नेचर के होते हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है। जैसे हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की बात करी, 1 लाख रुपीज खर्च किए हैं, 4 साल बेनिफिट मिलेगा, तो एक साल से कितना एक्सपेंस होगा उसका 25,000। तो पहले साल कितना राइट ऑफ करेंगे हम 75,000 और 25,000 सॉरी, और रिमेनिंग 75,000 कहाँ शो करेंगे हम, बैलेंस शीट में असेट साइड्स में शो करेंगे इस रिमेनिंग 75,000 लॉस। नाउ व्हाट इज लॉस, लॉस क्या होता है, जब आपके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा है तो वो आपका लॉस होता है। हमने प्रॉफिट पढ़ा था, क्या था प्रॉफिट, जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा है, यानी प्रॉफिट क्या था हमारा, अगर हम कहें रेवेन्यू है हमारा 6 लाख रुपीज और हमारे एक्सपेंसेस अगर है 5 लाख रुपीज, तो इस केस में ये 1 लाख जो है वो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, बट अगर हम कहें कि हमारा रेवेन्यू है 6 लाख रुपीज और हमारे एक्सपेंसेस है 6,20,000 रुपीज, तो इस केस में देखिए ये तो है आपका रेवेन्यू और ये है आपके एक्सपेंसेस, तो इस केस में एक्सपेंसेस ज्यादा है, यानी ये डिफरेंस का जो 20,000 रुपीज है ये क्या हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब लॉस ये एक तो हो गया आपकी कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा थे और रेवेन्यू कम था तो लॉस हुआ। एक चीज ये भी हो सकती है कि मान लीजिए कोई फायर, कोई थेफ्ट, कोई एक्सीडेंट, मतलब आग लग गई है, तो आग लगने से नुकसान हुआ वो भी किसमें आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। देखिए लॉस बाय फायर, अगर कोई चोरी हो गई आपके यहाँ पे तो वो भी किसमें आ जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट आ जाएगा। कोई एक्सीडेंट हो गया है तो वो भी आपके लॉस में आ जाएगा, यानी कि दोनों चीजें ही लॉस में इंक्लूड होती है। पहली चीज जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो रेवेन्यू से, और दूसरा किसी भी रीजन से कोई नुकसान हमारा हो गया है तो वो भी लॉस में ही इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट आपका परचेज। अब देखिए परचेजेस क्या होती है, वो सामान जिसे हम खरीदते हैं जिसमें हमारा बिजनेस डील करते हैं, यानी वो सामान जो हमने खरीदा है जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है तो उसे हम कहेंगे परचेज। अगर हम कहें कि हम शर्ट्स के बिजनेस में डील करते हैं और हमने क्या किया, हमने तो अब फर्नीचर परचेज किया है, तो क्या वो फर्नीचर हमारे परचेज में इंक्लूड होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि फर्नीचर में हमारा बिजनेस डील नहीं करता है। लेकिन अगर हमने क्लॉथ परचेज किया है, हम क्या करें, शर्ट को मैन्युफैक्चर करें, तो हमने क्लॉथ परचेज किया तो वो क्या है हमारे लिए परचेज होगी। तो इसी तरह अगर हमने परचेज किया है गुड्स का तो वो क्या हो जाएगा,
वो हमारे परचेज में इंक्लूड होगा, यानी वो सामान जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है उसे हम गुड्स कहते हैं, और गुड्स को अगर हमने परचेज किया है तो उसे ही परचेज में इंक्लूड किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए आपको बताती है परचेज रिटर्न। अगर आपने जो सामान परचेज किया, या तो हम कह सकते हैं कोई डिफेक्ट है, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उसकी क्वालिटी से और आपने उस सामान रिटर्न कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न कहेंगे। यानी जो परचेज आपने की थी आपको अप टू स्टैंडर्ड नहीं लगता है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसे रिटर्न कर देंगे, उसे कहा जाएगा परचेज रिटर्न। तो देखिए क्या है, when goods are returned to suppliers, यानी जब गुड्स को वापस सप्लायर्स को रिटर्न कर दिया हमने, that is purchase return। नेक्स्ट सेल्स। अब देखिए ये जो हमने परचेज किया तो गुड्स थे हमारे, अब यहाँ पे सेल में क्या होगा, उन गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हमने सेल कर दिया, यानी इनकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया है, तो वो आपकी सेल कहलाएगी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस, यानी हमने उन गुड्स को उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया हमारे कस्टमर्स को कुछ पैसे के बदले, कुछ मनी के बदले, दैट इज योर सेल्स। अब यहाँ पे अगर देखिए जैसे हमने सामान रिटर्न कर दिया, हमें पसंद नहीं आया, हो सकता है हमारे कस्टमर को भी कुछ प्रॉब्लम लगे, कुछ डिफेक्ट लगे, वो भी सामान रिटर्न कर दे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न। यानी जब आपके जो कस्टमर्स है उन्होंने सामान आपको रिटर्न कर दिया तो वो हो जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न, दैट इज गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। कस्टमर्स ने गुड्स रिटर्न कर दी तो वो आपकी सेल्स रिटर्न है। गुड्स। नाउ व्हाट आर गुड्स? गुड्स वो चीजें होती है जो कि हमने परचेज किया है रीसेल के पर्पज से। इसे हम बात करते हैं, गुड्स इंक्लूड दोज थिंग्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, यानी वो सामान हमने परचेज किया जिसे हम क्या कर रहे हैं, आपस बेचने वाले, यानी हमारा बिजनेस है उस चीज का, तो वो हो जाएंगे आपके गुड्स। एंड नेक्स्ट इज व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी ऐसा कोई सामान जिसे हम परचेज कर रहे हैं उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर हम उसे बेच रहे हैं, तो वो भी हमारी क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे। जैसे हमने बाकी की हम शर्ट्स में डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, यानी शर्ट क्लॉथ परचेज किया, क्लॉथ परचेज करके हम उसे शर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए गुड्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है, देखिए स्टॉक वो वैल्यू होती है गुड्स की जो कि हमारे पास में रखी है और हम उसे क्या करने वाले हैं, रीसेल करने वाले हैं। तो देखिए इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, यानी हमने क्या किया है, हमने उसे परचेज किया है, जिसे हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, रेडीमेड फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं और हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमने फर्नीचर परचेज किया है तो वो भी हमारे लिए क्या है, वो भी हमारे लिए स्टॉक कहलाएगा। और या फिर कोई सामान जो कि हमारे पास में सेल नहीं हो पाया है, हमारे पास रखा है एट द एंड ऑफ ईयर, किसी अकाउंटिंग ईयर के एंड में रखा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारे लिए स्टॉक हो जाएगा। which are lying unsold at the end of accounting period, that is also stock. So here we can divide stock into two parts, opening stock and closing stock. So देखिए opening stock क्या होगा, अगर किसी भी अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में, अगर किसी भी अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में अगर कोई गुड्स हमारे पास में अनसोल्ड कोई गुड्स रखे हैं तो वो हो जाएंगे हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक। और किसी भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में अगर देखिए बिगनिंग में है तो वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और एट द एंड है तो वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या है, देखिए अब इन्वेंट्री को यहाँ पे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन्वेंट्री जो है आपकी ओपनिंग भी हो सकती है और क्लोजिंग भी हो सकती है, ठीक है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पता है आपको, यानी कि कच्चा माल। हमने बात की अभी भी शर्ट्स की बात की कि हम क्या कर रहे हैं, शर्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस केस में जो हमने क्लॉथ परचेज किया है वो क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो अब अगर रॉ मटेरियल हमारे पास में रखा है तो वो क्या है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। यानी कि अगर ओपनिंग ईयर स्टार्टिंग में रखा है बिगनिंग में तो वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, और एट द एंड रखा है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इसी तरह से
इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखिए वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, नाम से आप समझ सकते हैं, यानी काम चल रहा है, ठीक है। सो हमने क्या कहा, क्लॉथ परचेज किया है शर्ट्स बनाने के लिए, तो क्लॉथ क्या है हमारे लिए, रॉ मटेरियल है। तो अब ये जरूर तो है नहीं कि जब ईयर एंड होगा तब हमारे पास में या तो सिर्फ क्लॉथ बचा रहेगा या फिर फिनिश गुड्स रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और वो आधा अधूरा प्रोडक्शन रखा है, यानी कंप्लीट नहीं हुए हैं शर्ट्स बनाना, और वो केवल क्लॉथ भी नहीं रखा है, मान लीजिए कटिंग कर दी है और स्टिच करना बाकी, तो वो भी क्या रहेगा आपका इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर आप इसे कह सकते हैं पार्टली मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। यानी सिर्फ क्या किया है, आधा अधूरा माल बनाया गया है, पार्टली मैन्युफैक्चर्ड, यानी पूरा प्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ है, पूरा तैयार नहीं किया गया है। इसी तरह इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, अब अगर गुड्स यानी उस क्लॉथ को हमने शर्ट में कन्वर्ट कर लिया है और उसका स्टॉक रखा है पास में, तो वो हो जाएगा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, यानी फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए फिनिश गुड्स। इसी तरह से इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जब आप कुछ सामान एज इट इज खरीद रहे हैं बेचने के लिए, जैसे हमने कहा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, शर्ट्स प्रॉपर रेडीमेड शर्ट्स खरीद रहे हैं किसी और को बेचने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि हमने सामान खरीदा है सिर्फ बेचने पर्पस से, तो वो हो जाएगा आपका इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसे हम कह सकते हैं परचेज फॉर रीसेल, परचेज फॉर रीसेल पर्पस। सो ये है आपके इन्वेंट्री के 4 टाइप्स, और इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का ही ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में हो सकता है।